गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम इन नॉलेज चैनल। आप इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे अधिक से अधिक स्टूडेंट इसका बेनिफिट उठा सके। तो आज स्टैंडर्ड 9 के एक इम्पोर्टेंट चैप्टर हम ग्रेविटेशन के बारे में स्टडी करेंगे। ग्रेविटेशन का जो रिलेशन है वो क्या है कि जैसे आप एक पेन को अगर ऊपर की ओर थ्रो करते हैं तो नीचे की ओर आता है, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर ऊपर की ओर थ्रो करेंगे तो हमेशा क्या होता है, नीचे की ओर आता है। तो आखिर उसका रीजन क्या है? या जैसे मान लो कि अगर मान लो ये ऑब्जेक्ट है, इसको अगर वो यहाँ से छोड़ दिए तो ये अर्थ के तरफ आया, अर्थ क्यों नहीं इसके तरफ अट्रैक्ट हुआ? तो इसी सब के बारे में इस चैप्टर में हमको डिस्कस करना है। तो एक साइंटिस्ट थे न्यूटन, जिन्होंने क्या किया था, ग्रेविटेशन को डिस्कवर किया था। तो उन्होंने एक बार एप्पल के नीचे सोए हुए थे, एप्पल के पेड़ के नीचे। तो एप्पल उस पेन से एक एप्पल टूट के नीचे की ओर गिरा। तो उन्होंने उस पर बहुत सारे कंक्लूजन निकाले कि आखिर वो एप्पल जब ऊपर से गिरा है तो नीचे ही क्यों नहीं आया है, वो ऊपर क्यों नहीं गया है, या अर्थ उस एप्पल के तरफ क्यों नहीं अट्रैक्ट हुआ है। तो इसी के बारे में उन्होंने कुछ कंक्लूजन निकाल के और अपना एक लॉ दिया। तो पहले हम जानेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स या फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है। तो इट इज अ फिनोमेनन ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स। यानी इस यूनिवर्स में दो ऑब्जेक्ट है और उसके बीच में जो अट्रैक्शन है उसी को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स या फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। वो ऑब्जेक्ट दो टाइप का हो सकता है, या तो टेरेस्ट्रियल हो सकता है या सेलेस्टियल हो सकता है। टेरेस्ट्रियल किसको कहते हैं? जो सरफेस ऑफ अर्थ पे प्रेजेंट है उसको टेरेस्ट्रियल, और जो सरफेस ऑफ अर्थ से दूर है उसको हम क्या कहेंगे, सेलेस्टियल। जैसे सरफेस ऑफ अर्थ का मतलब हो गया कि जैसे एक बॉल है और यहाँ पे एक टेबल एक मान लो एक टेबल है, टेबल पे एक बुक रखे हैं, तो बुक तुम्हारा क्या हो रहा है, मूव नहीं ना करता है। तो उस कंडीशन में बुक और टेबल के बीच में जो फोर्स लगेगा उसको हम क्या कहते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो ये किसके प्रेजेंस में हो गया, तो टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट के कंडीशन। उसी तरह सन है और मून है, चाहे सन है स्टार है, तो उन दोनों के बीच में भी कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा। तो उस फोर्स को वो कौन सा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो अर्थ से वो क्या है, दूर है ना, तो वो क्या होगा, सेलेस्टियल। तो टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट हो चाहे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट हो, उसका मास शेप साइज कुछ भी हो, हमेशा उसके बीच में क्या होता है, ग्रेविटेशन फोर्स या फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एक्ट होता है। और ये जो होता है इसका जो नेचर होता है हमेशा अट्रैक्टिव होता है, रिपल्सिव नहीं होता है। तो यहाँ पे न्यूटन ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, तो इन्होंने बताया था कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर ऑब्जेक्ट विद ए फोर्स व्हिच इज, यानी अगर m1 और m2, यानी मान लो A और B दो टेरेस्ट्रियल या सेलेस्टियल बॉडी है जिसका मास क्या है, m1 और m2 है, और इसके सेंटर का बीच का डिस्टेंस क्या है, r है। तो यहाँ पे जो फोर्स होता है इन दोनों के बीच में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मास, यानी या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2 इसको फर्स्ट मान लेना है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, यानी दोनों बॉडी के सेंटर के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो इसलिए f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r²। और ये याद रखना है कि जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर, यानी ये लाइन इसके सेंटर को ज्वाइन कर रहा है ना, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो होगा हमेशा इसी लाइन के अलोंग में रहता है। तो अब दोनों इक्वेशन को मिलाएंगे तो क्या होगा यार, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2/r²। प्रोपोर्शनल कहते हैं कोई कांस्टेंट आता है तो f = g m1 m2/r² हो जाएगा। तो g यहाँ पे क्या होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। और ये किसके इक्वल होगा, तो इट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडी ईच ऑफ यूनिट मास, यानी m1 और m2 का वैल्यू क्या हो, 1 kg हो, एंड यूनिट डिस्टेंस यानी m1 m2 का वैल्यू 1 kg हो, और r का वैल्यू क्या हो, 1 मीटर हो। तो उस कंडीशन में f = क्या आ जाएगा, g हो जाएगा। तो उस कंडीशन में उन दोनों बॉडी के बीच में जो फोर्स लगेगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के। तो इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू कौन दिया था, एक साइंटिस्ट था हेनरी कैवेंडिश। तो उन्होंने कैलकुलेट करके क्या बताया कि इसका जो g का वैल्यू होता है 6.67 × 10⁻11। और ये देखो फोर्स है तो न्यूटन,
ये यहाँ पे आएगा तो मीटर स्क्वायर, और m1 m2 नीचे आएगा तो पर केजी स्क्वायर होता है। और नोट में याद रखना कि द वैल्यू ऑफ g जो होता है डज नॉट डिपेंड अपॉन मास ऑफ टू बॉडी, यानी ये मास को कितना बढ़ाओगे इस पे डिपेंड नहीं करता है, इस डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, इसके शेप साइज एंड नेचर पे डिपेंड नहीं करता है। यानी जो जी का वैल्यू होता है हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहता है, यानी इसका वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होता है। इसलिए इस जी को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट कहते हैं। तो जैसे यहाँ पे है कि ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन लाइट ऑब्जेक्ट एंड हैवी ऑब्जेक्ट, लाइट मीन्स हल्का और हेवी मीन्स भारी, यानी हल्के ऑब्जेक्ट और हेवी ऑब्जेक्ट के बीच में कितना फोर्स लगेगा। तो उस कंडीशन में है कि व्हेन टू बॉडी ऑफ मास 1 kg ईच आर 1 मीटर अपार्ट, यानी यहाँ पे दो बॉडी है, मान लो ए और बी, इसका मास 1 kg है, इसका भी मास 1 kg है, और इससे सेंटर का भी डिस्टेंस क्या है 1 मीटर है। तो उस कंडीशन में F इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे F क्या होगा, जी के 1 इंटू 1 बाई 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे जो F का वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, g हो जाएगा, जो कि तुम्हारा इसका जो वैल्यू होता है जानते हो कि 6.67 इंटू 10 का पावर माइनस 11 न्यूटन, जो कि तुम्हारा क्या है, बहुत वीक फोर्स है, यानी ये तुम्हारा क्या है, बहुत वीक फोर्स है। तो इसलिए अगर दो ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे रखा हुआ है और दोनों के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, तो एक दूसरे के साथ चिपकता क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें जो फोर्स लग रहा है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, काफी कम है, जिसके कारण वो तुम्हारा एक दूसरे में अट्रैक्ट नहीं हो पा रहा है। उसके बाद है कि when a body of mass 1 kg is held on the surface of earth, यानी यहाँ पे क्या है, एक बॉडी है ये और ये क्या है, अर्थ है। तो बॉडी का मास क्या है 1 kg, और मास ऑफ अर्थ याद रखना है इसके हो जाएगा ये 6 इंटू 10 का पावर 24 kg, और इसको अर्थ के सरफेस में ही रखा गया है। तो वहाँ पे जो रेडियस ऑफ अर्थ होता है 6.4 इंटू 10 का पावर 6 मीटर। याद रखना है कि मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10 का पावर 24 और रेडियस ऑफ अर्थ इतना होता है। तो उस कंडीशन में F इक्वल टू क्या होगा, जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो जी के जगह पे 6.67 10 का पावर माइनस 11, m1 के जगह पे 1, यहाँ पे m2 के जगह पे 10 का पावर 24 और r1 के जगह पे 6.4 इंटू 10 का पावर 6 का स्क्वायर। तो उस कंडीशन में इसको सॉल्व करना है, इसका अप्रोक्स वैल्यू आएगा 9.8 न्यूटन आएगा। तो अगर यहाँ पे अर्थ पे अगर 1 kg का अगर कोई ऑब्जेक्ट है उस पे कितना फोर्स लगेगा, तो उस पे क्या होगा 9.8 न्यूटन फोर्स लगेगा, यानी अर्थ से 1 मीटर के ऊपर और 1 kg का ऑब्जेक्ट है उस पे अर्थ के द्वारा कितना फोर्स लगेगा, तो 9.8 न्यूटन लगेगा। इसलिए याद रखना कि 1 kgf यानी 1 किलोग्राम फोर्स इक्वल टू क्या होगा 9.8 न्यूटन। इसका आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में यूज आएगा। उसके बाद देखो व्हेन बोथ बॉडी आर हेवी, जैसे दोनों बॉडी क्या हो बहुत अधिक मास वाले हो, जैसे अर्थ एंड मून है, यानी यहाँ पे अर्थ हो गया और यहाँ पे मून हो गया। तो अर्थ के लिए जो मास होता है वो हो जाएगा 6 इंटू 10 का पावर 24 kg। ये मास ऑफ मून जो होता है वो होता है 7.4 इंटू 10 का पावर 22 kg, और इसके सेंटर के बीच का यानी इसके सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है 3.84 इंटू 10 का पावर 8 मीटर। तो उस कंडीशन में जानते हो F इक्वल टू जी m1 m2 और बाई आर स्क्वायर। तो ये क्या होगा 6.67 10 का पावर माइनस 11 m1 के जगह पे 6 इंटू 10 का पावर 24 m2, तो 7.4 इंटू 10 का पावर 22 बाई आर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 3.84 इंटू 10 का पावर 8 का
होल स्क्वायर। तो इसका जो वैल्यू सॉल्व करने पे आएगा वो 2.01 इंटू 10 का पावर 22 न्यूटन आ जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो अर्थ एंड मून है वो यानी अर्थ के चारों ओर मून रोटेट करता है ना, तो कितने फोर्स से रोटेट करता है, तो ये इतने फोर्स से रोटेट करता है। उसके बाद आता है ग्रेविटेशन एंड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो इसने क्या बताया कि जैसे जानते हो कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि एवरी ऑब्जेक्ट एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स आर इक्वल एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। यानी अगर यहाँ पे क्या है कि एप्पल तुम्हारा क्या है ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स के द्वारा यानी अर्थ के द्वारा फोर्स लग रहा है उसके कारण, तो अगर अर्थ एप्पल पे फोर्स लगा रहा है तो एप्पल नीचे की ओर आ रहा है, तो क्या होगा एप्पल भी तो अर्थ पे फोर्स लगाएगा ना। तो ऐसा क्यों नहीं होता है कि अर्थ तुम्हारा ऊपर की ओर मूव कर जाए। तो इसी का आंसर इसमें है कि जानते हो कि जैसे फोर्स F इक्वल टू क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, और A इक्वल टू क्या हो जाएगा F बाई m। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है सेम होता है। तो ये तो तुम्हारा क्या हो गया कांस्टेंट हो गया। तो इसे क्या जानते हो कि एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल मास, यानी मास इंक्रीज होगा तो एक्सेलरेशन डिक्रीज होगा, मास अगर डिक्रीज होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा इंक्रीज होगा। अगर एक हैवी बॉडी है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा कम, अगर एक लाइट बॉडी है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा अधिक हो जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पे फोर्स ऑन अर्थ फोर्स ऑन एप्पल, यानी अर्थ पे जो एप्पल के द्वारा फोर्स लगाया जा रहा है वो एप्पल पे जो अर्थ के द्वारा फोर्स लगाया जा रहा है वो आपस में क्या होगा इक्वल होगा। उस कंडीशन में जानते हो कि मास ऑफ अर्थ क्या होगा बहुत अधिक होता है कंपैरिजन टू मास ऑफ एप्पल। तो ये जो अर्थ में जो एक्सेलरेशन होगा वो बहुत कम होगा यानी नेग्लिजिबल होगा, और जो एप्पल में जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा अधिक होगा। तो इसीलिए ये जो अर्थ होता है एक्सेलरेशन अधिक हो गया यानी वेलोसिटी अधिक चेंज हो रहा है, तो अर्थ में एक्सेलरेशन क्या है कम है तो इसका वेलोसिटी भी क्या होगा कम चेंज होगा। इसलिए अर्थ तुम्हारे एप्पल की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हुए दिखाई देता है, एप्पल का वेलोसिटी अधिक चेंज हो रहा है इसीलिए एप्पल तुम्हारा अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होते हुए दिखाई दे रहा है। उसके बाद आता है केपलर लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। तो एक 16th सेंचुरी में एक साइंटिस्ट था केपलर, उन्होंने क्या बताया था कि अगर दो सेलेस्टियल बॉडी है यानी जैसे अर्थ क्या है प्लैनेट के तरफ यानी अर्थ के चारों ओर तुम्हारा क्या होता है प्लैनेट रिवॉल्व करता है, यानी सन के चारों ओर तुम्हारा क्या होता है प्लैनेट रिवॉल्व करता है। तो मतलब मोशन बिटवीन प्लैनेट एंड सन कैसे रिवॉल्व करता है, तो इसी को कौन इंट्रोड्यूस किया था केपलर ने। तो केपलर क्या आ जाएगा इन 16th सेंचुरी केपलर एनालाइज एंड इंट्रोड्यूस थ्री लॉ व्हिच गवर्न द मोशन बिटवीन मोशन ऑफ प्लैनेट एंड सन। अब ये तीन लॉ क्या था उसको हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। अब आगे फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर। तो केपलर का फर्स्ट लॉ क्या था कि एवरी प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट, यानी जो प्लैनेट होते हैं सन के चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट नहीं करता है, इलिप्टिकल ऑर्बिट यानी जैसे एक का साइज होता है ना उसको इलिप्टिकल बोलते हैं। तो ये जो सन और प्लैनेट होते हैं वो सन के चारों ओर इलिप्टिकल ऑर्बिट में रोटेट करता है विद सन सिचुएटेड एट एनी वन फोकाई ऑफ इलिप्स, यानी ये जो क्या होता है इलिप्स होता है। तो यहाँ इलिप्स का दो फोकस होते हैं, यानी फोकाई जो है ये फोकाई जो है फोकस का प्लूरल फॉर्म में है। तो एक फोकस यहाँ पर होता है और एक फोकस यहाँ पर होता है। तो सन या तो यहाँ प्रेजेंट रहेगा या यहाँ, यानी दोनों में से कहीं एक जगह प्रेजेंट होगा, और जो प्लेनेट होता है वो उसके चारों ओर इलिप्टिकल ऑर्बिट में रोटेट करता है। सेकेंड लॉ ऑफ क्या कहता है कि इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट द प्लेनेट इन इलिप्टिकल ऑर्बिट द प्लेनेट लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ प्लेनेट टू द सेंटर ऑफ सन, यानी प्लेनेट के सेंटर से और सन के सेंटर से अगर कोई लाइन ज्वाइनिंग कर रहे हैं तो किसी प्लेनेट के द्वारा इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर होता है। जैसे मान लो पहले प्लेनेट T1 यहाँ पे था और P2 यहाँ पे, तो T1 सेकंड के बाद यहाँ पे आ गया
अब यहाँ पे वही प्लैनेट कोई अनदर प्लैनेट है P3, वो यहाँ पे था T2 सेकेंड के बाद यहाँ पे आ गया। तो अब यहाँ पे लाइन ज्वाइनिंग वो कर रहे हैं सन से, तो यहाँ पे कुछ एरिया होगा, यहाँ पे भी कुछ एरिया होगा। तो अगर T1 और T2 क्या हो इक्वल है, तो उस कंडीशन में इन दोनों का एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये सेकेंड लॉ था। थर्ड लॉ क्या होता है कि द स्क्वायर ऑफ टाइम इंटरवल ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट, यानी सन के चारों ओर एक कंप्लीट रिवोल्यूशन करने में जितना टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड कहते हैं। और सन और प्लैनेट के बीच के डिस्टेंस को हम सन और प्लैनेट के बीच के डिस्टेंस को हम डिस्टेंस प्लैनेट फ्रॉम सन कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन। यानी टाइम पीरियड का स्क्वायर इक्वल होगा डिस्टेंस के क्यूब के प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन हटे या कांस्टेंट आएगा तो यार क्यूब ये टी स्क्वायर नीचे आ जाएगा, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट आएगा। तो ये तीन लॉ था केपलर का। अब है हाउ डिड न्यूटन गेस इनवर्स स्क्वायर रूल। इनवर्स स्क्वायर रूल किसको बोलते हैं, यानी जैसे फोर्स क्या होता है, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर, न्यूटन के लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में जानते हैं ना। तो आखिर वो आया कहाँ से, तो ये जो आया वो इसी लॉ से आया था, यानी केपलर के लॉ से ही आया था। कि जैसे आप जानते हो कि व्हेन ए बॉडी मूव around the circular path, then it experiences a centripetal force towards the center। यानी अगर कोई बॉडी है वो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो अपने सेंटर के ओर के कौन सा फोर्स एग्जर्ट करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है पहले बताए भी थे, एस बी नो डेट ये जो होता है F इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर होता है। v जो होता है वो लीनियर वेलोसिटी होता है, यह मास ऑफ बॉडी, आर जो होगा रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ होता है। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेना है। और जानते हो कि v इक्वल टू क्या होता है, 2πr बाई टी होता है। ये तुम्हारा रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, और टी जो होता है वो टाइम पीरियड ऑफ बॉडी होता है। उस कंडीशन में पुट v इन इक्वेशन फर्स्ट, तो F इक्वल टू क्या आ जाएगा, m बाई आर, और v का जगह पे क्या रखेंगे, 2πr बाई टी का होल स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, F इक्वल m बाई आर, ये 2πr का होल स्क्वायर करेंगे तो 4π स्क्वायर r स्क्वायर बाई टी स्क्वायर ये आ जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे आर क्यूब बाई टी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, कांस्टेंट होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, आर स्क्वायर है ना। तो इस पूरे को ऊपर वाले को न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर मान लेना है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई आर इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो F इक्वल टू हो जाएगा m बाई आर 4π आर स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, और ऊपर r बाई आर से मल्टीप्लाई कर दिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। अब क्या आ जाएगा, F इक्वल m 4π स्क्वायर, m 4π स्क्वायर, और r स्क्वायर, और यहाँ पे आर स्क्वायर आर क्यूब बाई टी स्क्वायर। तो ये तो कांस्टेंट होता है किससे, तो केपलर वाला नियम से। तो यहाँ पे ये कांस्टेंट, ये भी क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। तो उस कंडीशन में क्या आ जाएगा, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल
आर स्क्वायर। इसी को हम क्या कहते हैं, इनवर्स स्क्वायर रूल कहते हैं। तो इसी 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 डेरिवेशन से न्यूटन ने बताया कि जो फोर्स होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ बॉडी होता है। अब आगे हम डिस्कस करेंगे जो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो आया था F इक्वल टू जी एम वन एम टू, उस पर न्यूमेरिकल किस टाइप से आते हैं। जैसे इस पे न्यूमेरिकल है कि दो ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज F, यानी दो ऑब्जेक्ट हैं इसके बीच का ग्रेविटेशन फोर्स क्या है, F है। हाउ विल दिस फोर्स चेंज, डिस्टेंस बिटवीन देम रिड्यूस टू हाफ। तो यहाँ पे F इनवर्सली प्रोपोर्शनल जानते हो आर स्क्वायर। अब इस कंडीशन में डिस्टेंस रिड्यूस टू हाफ, r क्या हो जा रहा है, r/2 हो जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, F इनवर्सली यहाँ पे r/2 का होल स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा, F इनवर्सली ये तुम्हारा क्या आ जाएगा 4/r स्क्वायर आ जाएगा। तो पहले तुम्हारा क्या था F/1/r स्क्वायर, अब क्या हो जाएगा F/4/r स्क्वायर। तो डिस्टेंस जब घटेगा तो फोर्स क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो पहले फोर्स तुम्हारा क्या था, F था, F डैश मान लेना। तो यहाँ पे 1/r स्क्वायर का वैल्यू F है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4F, यानी और फोर्स तुम्हारा क्या आ जाएगा 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। तो मास ऑफ ईच ऑब्जेक्ट क्वाड्रेप्ट यानी चौगुना हो जाएगा। यानी यहाँ पे क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो M1 और M2 है वो किससे हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। यानी M1 इक्वल टू 4M1 हो जाए और M2 इक्वल टू 4M2 हो जाए। तो क्या जानते हैं, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल M1 M2। तो यहाँ पे 4M1 इंटू 4M2 तो क्या आ जाएगा 16 M1 M2। तो पहले फोर्स क्या लग रहा था F, अब कितना हो जाएगा 16F, यानी पहले के 16 गुना हो जाएगा। उसके बाद देखो ये स्फीयर ऑफ मास 40 kg इज अट्रैक्टेड बाय ए सेकंड स्फीयर ऑफ मास 15 kg। एक स्फीयर है जिसका मास क्या है 40 kg है, एक अनदर स्फीयर है जिसका मास क्या है 15 kg है। When their center are 20 सेंटीमीटर अपार्ट, तो क्या आ जाएगा 20/100, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा मीटर में रखना। विथ ए फोर्स 0.1 मिलीग्राम वेट, और यहाँ पे बताए थे कि 1 kgf इक्वल टू क्या आ जाएगा 9.8 न्यूटन। तो फोर्स हमेशा न्यूटन में न रहना चाहिए, तो उस कंडीशन में F इक्वल टू है 0.1 मिलीग्राम और वेट है, तो यहाँ पे क्या होगा ये 0.1 मिली का मतलब 10⁻³ और ग्राम को केजी में चेंज करने के लिए 10⁻³ आ जाएगा। और यहाँ पे ए अब क्या आ जाएगा kgf हो जाएगा। अब यहाँ पे 0.1 ये 10⁻⁶, और ये जो kgf है उसको 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किस में आ जाएगा, न्यूटन में चला जाएगा। अब यहाँ पे F इक्वल टू क्या कर लेना G M1 M2 बाई R स्क्वायर यूज कर लेना। तो F के जगह पे क्या रखेंगे 0.1 इंटू 10⁻⁶ इंटू 9.8 और G की जगह पे 6.67 10⁻11 M1 की जगह पे 40 M2 की जगह पे 15 R स्क्वायर ये 20/100 का होल स्क्वायर। सॉरी G का वैल्यू नहीं दिया है, ए G का क्या करना है वैल्यू निकालना है, तो इसे सॉल्व कर देना तो क्या आ जाएगा कैपिटल G निकल जाएगा। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या दिया है, बॉडी ऑफ मास 1 kg प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर फ्रॉम अनदर बॉडी ऑफ मास 10 kg। यानी एक बॉडी है 1 kg का और एक बॉडी है 10 kg का, दोनों एक दूसरे से कितना मीटर पर रखा गया है 2 मीटर पे। यहाँ पे ए मान लेना है, यहाँ पे बी मान लेना है। उसके बाद देखो क्या है, एट वन डिस्टेंस फ्रॉम द बॉडी ऑफ 1 kg अनदर बॉडी ऑफ मास 5 kg। यानी 1 kg से कितना दूर पे
एक अनदर बॉडी 5 kg का रख रहे हैं, मान लेना x मीटर पर रखे हैं, so that net force on gravitation on 1 kg is 0, यानी इस पे जो फोर्स लग रहा है वो 0 न्यूटन होगा। तो इस पे कब 0 न्यूटन, जब इधर का फोर्स और इधर का फोर्स क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, यानी F AC इक्वल होना चाहिए AB। तो F AC के लिए क्या होगा, G M1 M2, M1 की जगह पे 5, M2 की जगह पे 1 by x स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा, G M1 की जगह पे 1, M2 की जगह पे 10 by 2 का होल स्क्वायर। अभी जी से जी क्या आ जाएगा, कैंसिल, तो इसे सॉल्व कर लेना, x का जो वैल्यू आएगा वही तुम्हारा क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्या है यहाँ पे कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जियो का मतलब अर्थ, यानी एक सैटेलाइट है जो कहाँ घूम रहा है, अर्थ के चारों ओर घूम रहा है, ऑब्टेनिंग एट द अर्थ ऑफ ए हाइट 5r, यानी अर्थ से 5r पे घूम रहा है, हाइट पे। तो r यहाँ पे रेडियस ऑफ अर्थ है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे अब रेडियस ऑफ r है और यहाँ से 5r पे घूम रहा है, तो इसके बीच का टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 6r हो जाएगा ना। तो यहाँ पे दो सैटेलाइट है, फर्स्ट और सेकेंड, तो इसके लिए क्या होगा, r इक्वल r प्लस 5r, तो क्या हो जाएगा 6r, इसके लिए r क्या हो जाएगा, r प्लस ये कितना हाइट पे घूम रहा है 2r, ये क्या आ जाएगा 3r हो जाएगा, ठीक है। अर्थ के चारों ओर घूम रहा है, तो अर्थ अपना एक कंप्लीट रिवोल्यूशन कितना दिन में कंप्लीट करता है, 24 डेज में, तो इसके लिए t क्या आ जाएगा 24 डेज हो जाएगा। अब इसके लिए t क्या करना है, कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे जानते हो कि फ्रॉम थर्ड लॉ ऑफ केपलर, यानी केपलर के तीसरे नियम से जो टी स्क्वायर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा r क्यूब के, यानी टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r क्यूब। तो उस कंडीशन में t1 स्क्वायर यानी फर्स्ट के लिए बाय t2 स्क्वायर यानी सेकेंड के लिए यहाँ पे r1 क्यूब बाय r2 क्यूब हो जाएगा। तो उस कंडीशन में फर्स्ट सैटेलाइट के लिए क्या होगा 24 का होल स्क्वायर, फर्स्ट सैटेलाइट के लिए r का वैल्यू क्या है 6r का होल स्क्वायर। यहाँ पे इसको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, तो t2 स्क्वायर और यहाँ पे क्या आ जाएगा a 3r का होल स्क्वायर, तो यह जाएगा 36r स्क्वायर बाई 9r स्क्वायर, तो इसे क्या आ जाएगा कैंसिल और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, सॉरी क्यूब है ना, तो क्यूब तुम्हारा 216 आ जाएगा और यहाँ पे 27 आ जाएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, तो उससे क्या आ जाएगा t2 का वैल्यू निकल जाएगा। तो इस वीडियो को देख के तुम फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशनल फोर्स को अपने बुक से स्टडी करना, उसके बाद इसके न्यूमेरिकल को सॉल्व करना। अगर किसी न्यूमेरिकल में या थ्योरी में प्रॉब्लम हो या इस वीडियो से कोई सजेशन हो तो उसको मेरे व्हाट्सएप या कमेंट बॉक्स में सेंड कर देना, तो इसका जल्द से जल्द सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम ग्रेविटी फोर्स के बारे में, यानी एक ऑब्जेक्ट हमेशा अर्थ रहेगा और दूसरा ऑब्जेक्ट तुम्हारा सन, कोई भी बॉडी हो सकता है जिसको ग्रेविटी फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी फोर्स में क्या डिफरेंस है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है, लेकिन ग्रेविटी फोर्स में हमेशा एक ऑब्जेक्ट तुम्हारा क्या रहना चाहिए, अर्थ रहना चाहिए। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।